किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड में ऐसे कौन से स्टार हैं जो न सिर्फ एक्टिंग में माहिर हैं बल्कि अपने इनक्रेडिबल डांस स्टाइल और कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। डैड डैड डैड, सोनू भैया। क्या हो सोनू भैया का एक्सीडेंट हो गया डैड। किधर? उनके दाएं पाँव की बाएं उंगली, नहीं बाएं पाँव की दाएं उंगली, नहीं हाथ, नहीं सर, अरे मेरे तो गले से नहीं निकल रहा डैड। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्टर की जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक साधारण कलाकार के रूप में की, लेकिन जल्द ही ये हीरो नंबर 1 बन गए। गोविंदा, जिनका नाम सुनते ही हमें इनकी हिट फिल्में, मस्त डांस मूव्स और दिलचस्प कॉमेडी याद आती है। ये आज भी फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। इनकी पर्सनालिटी इतनी चुलबुली और इतनी लाइवली है कि दर्शकों को इनका हर एक रोल याद रहता है। 100 रुपए की छुट्टे हैं क्या? अबे तू हमेशा यही 100 रुपए लेके घूमता, छुट्टे नहीं कराया अभी तक? क्या है कि मेरा रिश्ता इतने बड़े घर में होने जा रहा है, तो मैंने आजकल ये छुट्टे वुट्टे रखने बंद कर दिए। अपना मुंह कभी आईने में देखा है? देखा है, बहुत अच्छा है, आपकी लड़की को बहुत अच्छा लगता है। ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं बल्कि उस इंसान की है जिसने अपनी गुर्बत और तंगहाली से निकलकर फिल्मों की चकाचौंध भरी दुनिया में राज किया। गोविंदा की जिंदगी में रोमांस से लेकर अफेयर्स और कंट्रोवर्सीज तक सब कुछ रहा। आपने इनके मजाकिया अंदाज और सुपरहिट गानों पर डांस जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इनकी जिंदगी के उन पहलुओं के बारे में जिन्होंने इन्हें हेडलाइन बनाया? फिल्म स्टार गोविंदा आज अपने ही रिवॉल्वर से चली गोली से घायल हो गए। यह हादसा मुंबई के जुहू इलाके में गोविंदा के घर पर हुआ। हाल ही में ये खबर आई कि गोविंदा ने खुद पर गोली चला ली है और इन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। गोविंदा का कहना था कि जब ये रिवॉल्वर साफ कर रहे थे तभी वो अचानक से गिर पड़ा और फायर हो गई, जिससे गोली इनके घुटने में जा लगी। अगर सब कुछ इतना सिंपल था तो पुलिस इस हादसे की गोविंदा द्वारा दी गई थ्योरी को लेकर संतुष्ट क्यों नहीं है? आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे गोविंदा की जिंदगी की उन हैरान करने वाली सच्चाइयों की तरफ जो शायद ही आपने कहीं सुनी हो। तो आइए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां हम जानेंगे इनका शानदार फिल्मी करियर, फिल्मों जैसी इनकी पर्सनल लाइफ और मल्टीपल अफेयर्स और उन कंट्रोवर्सीज के बारे में जो इनकी पहचान का हिस्सा बन गई। सत्य, शिव, सुंदर, सब पैसा है। जिसके पास पैसा है वो राजा, और जिसके पास पैसा नहीं वो राजू। गोविंदा के पिता भी फिल्म इंडस्ट्री से ही थे, लेकिन 1950 के दशक में उनकी बनाई एक फिल्म फ्लॉप हो गई जिसने परिवार को गरीबी के दलदल में धकेल दिया। विरार के एक छोटे से घर में रहने वाले गोविंदा को बचपन से ही तंगी का सामना करना पड़ा। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि 7 साल की उम्र में ही इन्हें एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। गोविंदा का शरीर इतना कमजोर हो गया कि लोगों को लगता था कि ये बचेंगे ही नहीं, लेकिन किस्मत ने इनका साथ दिया और गोविंदा अपनी मेहनत से फिर खड़े हो गए। स्कूली पढ़ाई के बाद गोविंदा ने बीकॉम किया, लेकिन इन्हें नौकरी नहीं मिल सकी। कई जगह इंटरव्यू दिए, यहाँ तक कि ताज होटल में वेटर की नौकरी के लिए भी गए, लेकिन अंग्रेजी कमजोर होने की वजह से वहाँ भी फेल हो गए। गोविंदा की माँ चाहती थी कि ये बैंकर बने, लेकिन इनके पिता ने इनसे कहा कि सिनेमा इनके खून में है और गोविंदा को इसी डायरेक्शन में काम करना चाहिए। इसी दौरान गोविंदा की माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गईं और उन्हें इलाज के लिए खचाखच भरी लोकल ट्रेन से जाना था, जिसमें घुसने के लिए वो जूझती रहीं, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से वो ट्रेन में घुस ही नहीं सकी और प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। ये देख गोविंदा ने कसम खा ली कि इन्हें खूब पैसे कमाने हैं ताकि इनकी माँ को फिर से ऐसा करने की जरूरत ना पड़े। अब गोविंदा पर हीरो बनकर पैसे कमाने का भूत सवार हो गया। हालांकि ये जानते थे कि इतनी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में अगर एंटर करना है तो कुछ अलग करना होगा, और इसी सोच के साथ गोविंदा डांस सीखने लगे। बताया जाता है कि गोविंदा के पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन डांस का जुनून इतना था कि ये हर दिन 19 किलोमीटर की दूरी तय करके सरोज खान से डांस सीखने पैदल ही जाया करते थे। सरोज खान ने बिना फीस लिए ही गोविंदा को 1 साल से भी ज्यादा समय तक डांस सिखाया। इसके बाद गोविंदा ने अपनी परफॉर्मेंस की एक कैसेट बनवाई और उसे लेकर स्टूडियो के चक्कर काटने लगे। आखिरकार इनकी मेहनत रंग लाई जब साल 1985 में गोविंदा को अपनी पहली फिल्म इल्जाम में काम करने का मौका मिला। तू मत, मैं सारी जिंदगी आंसुओं के साथ जिया हूं, लेकिन तेरा एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरी शादी होगी और उसी जगह होगी। इसी दौरान पेशे से फिल्म प्रोड्यूसर गोविंदा के मामा आनंद सिंह एक नई फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था तन बदन। इस फिल्म का बजट कम था, तो आनंद सिंह ने सोचा कि गोविंदा जो अपने घर का ही छोरा है, क्यों ना उसी को हीरो बना दिया जाए। इसी तरह बतौर हीरो गोविंदा को इनकी पहली फिल्म मिल गई। भले ही ये एक लो बजट फिल्म थी, लेकिन तन बदन जब रिलीज हुई तो सुपरहिट हो गई। तब तो आप हमारे रिश्तेदार होंगे। बताइए मैं आपकी क्या कर सकता हूँ?
थे वाह। यही वजह थी कि गोविंदा को बतौर हीरो इनकी दूसरी फिल्म भी तुरंत ही मिल गई, जो थी लव 86। साल 1986 में फिल्म लव 86 के रिलीज होने और उसके सुपरहिट होने के बाद गोविंदा की पहचान बन गई और बॉलीवुड में इनका सिक्का चल पड़ा। ये तो लव है 86 के इसमें शादी से पहले किस के यारों कभी न करना। गोविंदा को अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने जबरदस्त डांसिंग स्किल्स के लिए भी खूब सराहा गया। खासकर फिल्म इल्जाम के गाने आई एम अ स्ट्रीट डांसर ने इन्हें एक बेहतरीन डांसर के रूप में पहचान दिलाई। I am a street dancer. I am a street dancer. 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में गोविंदा ने कई फिल्मों में अभिनय किया। इनमें लव 86, खुद गर्ज, हत्या, शोला और शबनम और आंखें जैसी फिल्में हिट रहीं। इन फिल्मों ने गोविंदा को बॉलीवुड में एक मजबूत एक्टर के तौर पर स्थापित कर दिया। खट पे तुम्हारी हम दम तोड़ जाएंगे, अब हम नहीं हो। इन फिल्मों में इन्होंने न केवल अपनी डांसिंग और कॉमिक स्किल्स को प्रस्तुत किया, बल्कि इन्होंने एक गंभीर भूमिकाएं भी निभाई, जिससे ये साबित हुआ कि गोविंदा एक वर्सेटाइल एक्टर हैं। खासकर हत्या में इनकी भूमिका ने इन्हें एक सीरियस एक्टर के तौर पर एक नई पहचान दिलाई। आज के बाद मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। यह हाथ अपने बच्चे को छू भी नहीं सके थे। गोविंदा की शुरुआती फिल्मों में ज्यादातर मसाला फिल्में थीं, जहां हीरो की छवि एक साधारण लड़के की होती थी जो अपने परिवार और प्रेमिका के लिए हर किसी से लड़ता है। लेकिन गोविंदा की पहचान उस दौर के ज्यादातर एक्टर से डिफरेंट थी, क्योंकि इनकी जबरदस्त टाइमिंग, एक्सप्रेशन और डांस ने इन्हें दर्शकों के बीच एक स्पेशल प्लेस दिलाया। इन्होंने खुद को एक ऐसे एक्टर के रूप में पेश किया जो हर जॉनर की फिल्मों में फिट हो सकता है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा ये कमीनापन सिर्फ मैंने देखा। अगर दुनिया वाले देख लेते तो उनका तो साधु संतों पर से विश्वास उड़ जाता। 1990 के दशक में ही गोविंदा के करियर में एक बड़ा मोड़ आया जब इनकी मुलाकात फिल्म डायरेक्टर डेविड धवन से हुई। कहते हैं कि डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी ने बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। 1992 में आई फिल्म शोला और शबनम से शुरू हुई इस जोड़ी की सफलता 1993 में आई आंखें, 1994 में आई राजा बाबू, 1995 में आई कूली नंबर 1, 1997 में आई हीरो नंबर 1, 1998 में आई बड़े मियाँ छोटे मियाँ और 1999 में आई हसीना मान जाएगी जैसी फिल्मों तक जारी रही। मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना। डेविड धवन के साथ गोविंदा की जोड़ी का जादू इस कदर चला कि इनकी कॉमेडी फिल्मों को गोविंदा ब्रांड कॉमेडी के रूप में पहचाना जाने लगा। इनकी फिल्मों में कॉमिक टाइमिंग, ओवर द टॉप एक्सप्रेशन और सिचुएशनल ह्यूमर का जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता था, जिसे दर्शक हंसी हंसी में अपना लेते थे। गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी की आंधी में 90s के ज्यादातर हीरो गायब हो गए और गोविंदा को बॉलीवुड का किंग ऑफ कॉमेडी कहा जाने लगा। ये कोई साथ में लेकर घूमने लायक चीज है? नहीं, ये मेरा इकलौता लड़का है। अच्छा, हाँ, कितना प्यार है। जिसको सारी दुनिया ने टाल रखा है उसको आपने पाल रखा है। इस दौरान गोविंदा अपनी फिल्मों में एक मस्त मौला और खुश मिजाज किरदार निभाते थे, जो हर सिचुएशन में अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी से हर समस्या का हल निकाल लेता था। इनकी फिल्मों की कॉमेडी आम लोगों के जीवन से जुड़ी होती थी, इससे दर्शक भी उसे आसानी से कनेक्ट हो जाते थे। खासकर हीरो नंबर 1 और राजा बाबू जैसी फिल्मों ने गोविंदा की छवि एक फैमिली एंटरटेनर के रूप में और भी मजबूत कर दी। 90 के दशक में गोविंदा एक साल में लगभग 8 से 10 फिल्में किया करते और इनमें से ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित होती थीं। गोविंदा की खास बात ये थी कि ये न केवल कॉमेडी में माहिर थे, बल्कि इन्होंने इमोशनल और एक्शन फिल्मों में भी अपने टैलेंट को साबित किया। हद कर दी आपने में इनकी इमोशनल परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया। Yes, you love me. No, I don't. Yes, you love No. me. No! I hate you! I hate you! I hate you! I hate you. इसके अलावा जंगबाज जैसी फिल्मों में इनका दमदार एक्शन भी देखने को मिला। नम्रता, समझ ले कि तेरी जिंदगी की किताब भी इन नंबरों के साथ खत्म हो गई आज। 90 के दशक में गोविंदा ने इंडस्ट्री के सभी बड़े सितारों के साथ काम किया, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, सनी देओल या संजय दत्त। इन्होंने बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर किया, जिसमें दोनों की जोड़ी को लोगों ने खूब सराहा। चाहूंगा तुझे मैं जितना, कोई चाहेगा ना उतना। हालांकि 2000 के दशक की शुरुआत में गोविंदा के करियर में गिरावट आनी शुरू हो गई। जानकारों की माने तो फिल्मों के सिलेक्शन में कुछ गलतियां, नए जनरेशन के एक्टर्स की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री और बॉलीवुड का बदलता ट्रेंड इसके मेन फैक्टर्स रहे। करियर के गिरते ग्राफ के मद्देनजर गोविंदा ने फिल्मों से अलग हटकर कुछ करने का सोचा और साल 2004 में इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया।
कांग्रेस पार्टी के टिकट पर नॉर्थ मुंबई लोकसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। राजनीति में इनकी इस सफलता ने इनके फिल्मी करियर पर ब्रेक लगा दिया। हालांकि गोविंदा ने राजनीति में अपने कार्यकाल के दौरान मुंबई की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया, लेकिन इन्हें राजनीतिक जगत में वो सफलता नहीं मिल सकी जो इन्हें फिल्मों में मिली थी। राजनीति के चलते इन्होंने कई बड़ी फिल्में छोड़ दी और इनके फिल्मी करियर पर इसका असर साफ दिखने लगा। इसके बाद जब ये फिल्मों में वापसी करना चाहे तो इन्हें वो सफलता नहीं मिल सकी जो इन्हें 90 के दशक में मिली थी। करियर डगमगाता देख गोविंदा ने राजनीति से इस्तीफा लगाकर साल 2007 में फिल्म पार्टनर से बॉलीवुड में जोरदार वापसी की। इस फिल्म में गोविंदा ने सलमान खान के साथ काम किया और दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। दुपट्टा तेरा दुपट्टा तेरा दुपट्टा तेरा नारंगदार। इसके बाद गोविंदा ने भागम भाग, लाइफ पार्टनर, रावण जैसी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन इन्हें वैसी सफलता नहीं मिल सकी। क्या सोचने थे, इसके अंदर का माल उठा के फेंक डालते हैं, ये बैग रख लेते हैं, कपड़े रखने का काम है, अच्छा बैग है यार। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? मालूम है इसकी कीमत क्या है? 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया? ये अरे 5,000 के ऊपर की चीज नहीं है ये। गोविंदा का कमबैक मुश्किलों भरा रहा क्योंकि इस दौरान बॉलीवुड में कई नए कलाकार उभर रहे थे और ऑडियंस की पसंद भी बदल रही थी। कॉमेडी फिल्मों की जगह मल्टी जॉनर और कंटेंट बेस्ड फिल्मों ने ले ली थी, जिससे गोविंदा को अपनी जगह फिर से बनाना कठिन हो गया। इसके अलावा गोविंदा के कुछ पर्सनल इश्यूज और इनके बिहेवियर को लेकर भी इंडस्ट्री में बातें होने लगी। कहा गया कि गोविंदा सेट पर देर से पहुंचते थे और कई बार शूटिंग के लिए तैयार नहीं होते थे, जिससे फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ इनके रिश्ते सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए। इसके बाद इन्होंने कुछ छोटे बजट की फिल्मों में भी काम किया, लेकिन इन्हें बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता नहीं मिल सकी। गोविंदा को इंडस्ट्री से कई बार रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा। आखिरी बार इन्हें 2019 में रिलीज हुई फिल्म रंगीला राजा से फिल्मों में वापसी करने की कोशिश करते हुए देखा गया, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सकी। यार ये लड़कियां इतना कम कपड़ा क्यों पहनती है? जरूरी नहीं है ना कि हर आदमी शरीफ हो। अच्छा, आपने वो लड़की कैसी लगी? एटम बॉम्ब है। गोविंदा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनका फिल्मी करियर जितना चमकदार और सफल रहा है, उतना ही इनका व्यक्तिगत जीवन भी गॉसिप का हॉट टॉपिक बना रहा। बॉलीवुड के कई स्टार्स अपने रोमांस और अफेयर्स की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और गोविंदा भी इससे अछूते नहीं रहे। इनकी पर्सनल लाइफ और अफेयर्स को लेकर कई अफवाहें और खबरें समय समय पर बॉलीवुड में फैलती रहीं। 1987 में गोविंदा ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही सुनीता आहूजा से शादी कर ली थी। दरअसल अपने करियर के शुरुआती दिनों में गोविंदा अपने मामा के घर पर ही रहते थे। अपनी मामी के साथ तो इनके अच्छे रिश्ते थे, लेकिन इनकी मामी की एक छोटी बहन थी जो अपने दीदी जीजाजी के साथ यानी गोविंदा के साथ ही रहती थी। उसके साथ गोविंदा की बिल्कुल भी नहीं जमती और दोनों में अक्सर लड़ाइयां हो जाती। गोविंदा उससे 6 साल बड़े थे, लेकिन फिर भी उसके तेवर से डरते थे। गोविंदा के मामा ने इन दोनों की दोस्ती करवाने का प्लान बनाकर दोनों को साथ में पार्टनर बनवाकर एक डांस कंपटीशन में एनरोल करवा दिया। उन्होंने सोचा कि शायद एक साथ परफॉर्म करने के लिए दोनों की दोस्ती हो जाएगी, लेकिन इस डांस कंपटीशन के दौरान दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। कुछ ही महीनों बाद गोविंदा ने 16 साल की सुनीता से सगाई भी कर ली। परिवार में खुशी का माहौल था। हालांकि तभी फिल्म लव 86 की शूटिंग के पहले दिन गोविंदा ने एक्ट्रेस नीलम कोठारी को देखा और देखते ही उन पर फिदा हो गए। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि नीलम को देखते ही गोविंदा उन्हें दिल दे बैठे। इन्हें नीलम का रोम रोम पसंद आ गया, यानी सूरत से लेकर सीरत तक। गोविंदा के मुताबिक नीलम एक आइडियल लड़की थी जिसे हर लड़का अपने लिए पसंद करता। इसके बाद गोविंदा सुनीता को नीलम जैसा बनने के लिए कहने लगे। हालांकि सुनीता को ये सब बहुत बुरा लगता था। साथ ही ये गोविंदा और नीलम की बढ़ती नजदीकियों से भी परेशान रहने लगी। तभी एक दिन गोविंदा और सुनीता के बीच बहस हो गई। फिर बहस लड़ाई बन गई और लड़ाई के दौरान सुनीता ने नीलम को कुछ बुरा भला कह दिया। फिर तो गोविंदा का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। गोविंदा ने तुरंत अपनी उंगली से सुनीता की पहनाई हुई एंगेजमेंट रिंग निकाल फेंकी और एंगेजमेंट तोड़ने की बात कह डाली। इन्होंने ये भी कह डाला कि अब सुनीता के साथ ये शादी नहीं करेंगे। इस बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में गोविंदा ने बताया था कि अगर 5 दिन के अंदर सुनीता इनसे माफी मांगकर इन्हें वापस न बुला लेती तो ये डेफिनेटली नीलम से शादी कर लेते। गोविंदा की मां ने भी इसी दौरान इन्हें समझाते हुए कहा कि लाइफ में वही इंसान सक्सेसफुल होता है जो अपने कमिटमेंट्स की कद्र करता है, और गोविंदा ने सुनीता को कमिटमेंट दी है, इसलिए इन्हें उसकी कदर करनी चाहिए। मां की बात मानते हुए 11 मार्च 1987 को गोविंदा ने सुनीता से शादी कर ली। ये शादी बहुत ही गुपचुप तरीके से हुई, जहां एक मंदिर में सिर्फ परिवार वाले ही मौजूद थे। तब ऐसा परसेप्शन था कि अगर गोविंदा की शादी की खबर दुनिया को लगेगी तो इनकी फीमेल फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी, जिससे गोविंदा के करियर को नुकसान पहुंच सकता था, और इसीलिए इस शादी को इतना प्राइवेट और सीक्रेट रखा गया। जल्दी ही गोविंदा और सुनीता की एक बेटी हुई, मगर 4 महीने में उसकी मौत हो गई। गोविंदा और सुनीता को जैसे सदमा लग गया। हालांकि फिर कुछ समय बाद इनकी दूसरी बेटी टीना का जन्म हुआ और बाद में इन्होंने एक बेटे को भी जन्म दिया जिसका नाम यशवर्धन रखा गया।
वहीं नीलम के साथ गोविंदा के रूमर्ड अफेयर की बात करें तो बताया जाता है कि दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें इल्जाम, लव 86 और खुद गर्ज जैसी फिल्में शामिल रहीं। नीलम के साथ गोविंदा की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया और इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। चलो चलो चल दूर कहीं, प्यार के लिए जगह ठीक। बॉलीवुड के गलियारों में ये चर्चा जोरों पर थी कि गोविंदा नीलम के प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे। कहा जाता है कि गोविंदा नीलम से इतने प्रभावित थे कि उनके लिए अपनी पत्नी सुनीता को भी छोड़ने के लिए तैयार थे। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि वो नीलम को बेहद पसंद करते थे और उनके साथ जीवन बिताने का सपना देखते थे। हालांकि नीलम ने कभी पब्लिकली इस बारे में कुछ नहीं कहा। यह भी कहा जाता है कि नीलम अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी और गोविंदा की शादीशुदा जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती थी। हालांकि इन दोनों का रिश्ता फिर भी काफी कॉम्प्लिकेटेड था और गोविंदा और नीलम की नजदीकियों ने कई बार सुर्खियां बटोरी। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका और गोविंदा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए नीलम से दूरी बना ली। बताते हैं कि इसके बाद गोविंदा की लाइफ में रानी मुखर्जी की एंट्री हुई। दोनों ने फिल्म हद कर दी आपने में साथ काम किया और इसी दौरान इनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। मुझे कुछ तुमसे है कहना, कह दो ना, कह दो ना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा और रानी मुखर्जी के बीच का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था, बल्कि दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। ये अफवाह भी उड़ी कि गोविंदा ने रानी मुखर्जी के लिए कई महंगे गिफ्ट्स खरीदे और शूटिंग के बाद दोनों अक्सर साथ ही टाइम स्पेंड करते। उस समय यह भी कहा जाता था कि गोविंदा रानी मुखर्जी से शादी करने के बारे में सोच रहे थे और अपनी पत्नी सुनीता को छोड़ने की प्लानिंग भी करने लगे थे। हालांकि गोविंदा ने कभी भी पब्लिकली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इनके और रानी के बीच की नजदीकियों को लेकर कई बार सवाल उठे। रानी मुखर्जी भी इस अफेयर को लेकर चुप रहीं और कभी भी इसके बारे में कोई बयान नहीं दिया। लेकिन मीडिया में आई खबरों के मुताबिक गोविंदा और रानी का ये रिश्ता सुनीता के लिए एक बड़ी समस्या बन गया था। कहा जाता है कि जब सुनीता को इस अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने गोविंदा को अल्टीमेटम दे दिया कि गोविंदा या तो रानी को छोड़ दें या फिर अपनी शादी अभी खत्म करें। इस अल्टीमेटम के बाद गोविंदा ने रानी से दूरी बना ली और अपने परिवार के साथ समय बिताने का फैसला किया। खैर, गोविंदा का नाम दूसरी कई एक्ट्रेसेस के साथ भी जोड़ा गया। उनमें से एक थी किमी काटकर, जो उस समय बॉलीवुड में काफी एक्टिव थी। दोनों ने साथ में कुछ फिल्मों में काम किया और इसी दौरान इनके बीच अफेयर की खबरें भी उड़ी। हालांकि इस रिश्ते की कभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अलावा गोविंदा का नाम रवीना टंडन के साथ भी जोड़ा गया। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी खूब पसंद किया गया। क्या कर रहे तुम? क्या कर रही तुम? अभी ज्यादा गड़बड़ किया ना तो तुम्हारा भांडा फोड़ देती मैं। क्या भांडा फोड़ती रही? मैं एक्टिंग कर रहा रही। ज्यादा ओवर टाइम कर रही तुम्हें। लेकिन रवीना और गोविंदा के बीच रिश्ते को लेकर के भी कोई ठोस सबूत या जानकारी नहीं मिलती है। जानकारों की माने तो ये अफवाह ही साबित हुई। गोविंदा का एक और अफेयर चर्चा में रहा और ये था इनकी को स्टार करिश्मा कपूर के साथ। 90 के दशक में गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी सुपरहिट हो रही थी। दोनों ने कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1 और राजा बाबू। मेरे कूदने के बाद तुम क्यों कूदे? मुझको क्या पता था कि तुम कूद जाओगी। मैंने सोचा कि तुम नाराज होकर घर चली जाओगी। देखो, उस दिन जो आकर शादी में तुमने गड़बड़ की थी ना, उसी कारण मुसीबत उठानी पड़ रही है। इन फिल्मों की सफलता के साथ ही गोविंदा और करिश्मा की नजदीकियों के चर्चे भी होने लगे। हालांकि इस अफेयर की खबरें ज्यादा समय तक नहीं चल सकी क्योंकि करिश्मा की सगाई बाद में अभिषेक बच्चन के साथ हो गई। हालांकि गोविंदा के अफेयर्स और अफवाहों ने इनकी फैमिली लाइफ को काफी अफेक्ट किया। खासकर रानी मुखर्जी के साथ इनके अफेयर की खबरों ने इनके मैरिड लाइफ में दरार डालने का काम किया। सुनीता ने हर बार अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की और अंत में गोविंदा ने भी अपने परिवार को प्राथमिकता देने का फैसला किया। गोविंदा ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि ये अपनी पत्नी और परिवार के प्रति हमेशा वफादार रहे हैं और जो कुछ भी हुआ वो बस एक फेज था जो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इन्होंने ये भी कहा कि इनका परिवार इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और ये अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए हमेशा तैयार थे। हालांकि गोविंदा की लाइफ में कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज रहीं जिनकी चर्चा इनके अफेयर से भी ज्यादा हुई। दरअसल गोविंदा के करियर की ऊंचाइयों के दौरान जब ये 90s के दशक में बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शुमार थे, इनके बारे में ये कहा गया कि इन्होंने अपने काम और सफलता के साथ कई बार अहंकारी रवैया भी अपनाया। फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स कई बार इनके सेट पर देर से पहुंचने, शूटिंग पर अनप्रोफेशनल रवैये और खराब बिहेवियर की कंप्लेंट्स करते। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा को अक्सर शूटिंग पर देर से आने की आदत थी, जिससे फिल्म डायरेक्टर्स को समय और पैसे का नुकसान होता रहा। इसके साथ ही गोविंदा और डायरेक्टर डेविड धवन के बीच मतभेद की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी।
वैसे तो गोविंदा और डेविड धवन ने एक साथ कई हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन इनके बीच का रिश्ता धीरे धीरे बिगड़ने लगा। गोविंदा ने ये आरोप लगाया कि डेविड धवन इन्हें छोड़कर दूसरे एक्टर्स के साथ काम करना शुरू कर चुके हैं, जिससे गोविंदा को लगने लगा कि इन्हें रिप्लेस किया जा रहा है और ये एक खराब फीलिंग थी। इस कंट्रोवर्सी ने इनके बीच की दोस्ती का दी एंड कर दिया और इसने गोविंदा के करियर पर भी गहरा असर डाला। फिर साल 2004 में गोविंदा ने पॉलिटिक्स में कदम रखते हुए बॉलीवुड को कुछ समय के लिए अलविदा कह दिया। हालांकि इनका पॉलिटिकल करियर भी विवादों से भरा रहा। इन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को हल करने में विफल रहने और जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। कई बार इन पर आरोप लगे कि इन्होंने अपनी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीरियसली नहीं लिया और सांसद बनने के बाद अपने वादों को पूरा करने में पूरी तरह से असफल रहे। इसके अलावा एक और बड़ा विवाद तब सामने आया जब इन्होंने एक सार्वजनिक बयान दिया कि राजनीति इनके बस की बात नहीं है और इन्हें राजनीति में आने का पछतावा है। इनके इस बयान से राजनीति में इनकी कमिटमेंट पर सवाल उठने लगे और इनके राजनीतिक करियर को गहरा धक्का लगा। बाद में इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और फिल्मों में वापसी का प्रयास करने लगे। इसके अलावा गोविंदा और इनके भांजे एक्टर एंड कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक के बीच का पारिवारिक विवाद भी कई बार मीडिया की सुर्खियों में रहा है। गलत ट्वीट था, सिस्टर के लिए था, तो दे थॉट कि वो ट्वीट उनके लिए है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लैरिफाई किया, जब फोन किया तो बोलते नहीं ये वही है। 2016 में गोविंदा और कृष्णा के बीच एक बड़ा मतभेद तब सामने आया जब कृष्णा ने एक टीवी शो में अपने मामा गोविंदा पर मजाक कर दिया। गोविंदा इस मजाक से आहत हुए और इन्होंने इस बात को सार्वजनिक तौर पर जाहिर किया कि ये इससे खुश नहीं है। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच दूरियां बढ़ गईं और कृष्णा ने भी पब्लिकली ये कह दिया कि गोविंदा ने उन्हें और उनके परिवार को नजरअंदाज किया। ये विवाद तब और बढ़ गया जब कृष्णा ने दावा किया कि गोविंदा ने उनके बच्चों को देखने आने से भी इनकार कर दिया। फिर मेरे किड्स का बर्थडे था अभी, फर्स्ट बर्थडे, तो उस बर्थडे पर आए नहीं वो, तो देन आई गॉट अपसेट। हालांकि बाद में गोविंदा ने इन आरोपों को नकारा, लेकिन ये पारिवारिक विवाद लंबे समय तक मीडिया की अटेंशन लेता रहा। इसके अलावा गोविंदा ने कई बार पब्लिकली अपनी फिल्मों और करियर से जुड़ी निराशा को भी व्यक्त किया। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें बेवकूफ बनाया और इनकी एबिलिटीज के मुताबिक इन्हें काम नहीं दिया गया। इन्होंने दावा किया कि इन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया और इनकी प्रतिभा को नजरअंदाज किया गया। गोविंदा ने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने इनके करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश भी रची। ऐसा ही कैसे हो गया कि गोविंदा की ही फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, फाइनेंसर ही नहीं मिल रहा है, मुझे किसी का साथ नहीं रहा। तो इतने समय बाद जिस वक्त प्रहलाद जी साथ दे रहे हैं, तो प्रहलाद जी साथ दे रहे हैं तो ये इनडायरेक्टली कहा जा रहा है प्रहलाद जी से कि भैया किस आदमी का साथ दे दिया आपने, गोविंदा का। इस बयान के बाद कई फिल्म डायरेक्टर्स और इनके सहयोगी नाराज हुए क्योंकि गोविंदा ने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था। कई लोगों ने इनके इस बयान को पर्सनली लिया और अप्रिय माना, जिससे गोविंदा की छवि को नुकसान ही पहुंचा। गोविंदा के जीवन से जुड़ा एक और विवाद तब सामने आया जब इन्होंने डायरेक्टर अनुराग बासु को थप्पड़ मारने की बात कह डाली। हालांकि ये घटना कभी साबित नहीं हो सकी, लेकिन गोविंदा ने एक इंटरव्यू में इस बात को एक्सेप्ट किया कि अनुराग बासु से नाराज थे और उन्हें थप्पड़ मारने का मन बना लिया था। इसके पीछे रीजन ये बताया गया कि अनुराग बासु ने गोविंदा को बिना किसी एक्सेप्टेबल रीजन के ही फिल्म से हटा दिया था। इस घटना के बाद गोविंदा को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा क्योंकि इस तरह का बिहेवियर एक प्रोफेशनल एक्टर के लिए फेवरेबल नहीं माना जाता। हालांकि गोविंदा ने बाद में इस घटना पर माफी मांगी, लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने खूब सुर्खियां बटोरी। गोविंदा की कई फिल्मों ने भी खूब कंट्रोवर्सीज क्रिएट की। खासकर इनकी कुछ फिल्मों में किए गए डबल मीनिंग कन्वर्सेशंस और कॉमेडी सीन्स को लेकर भी खूब आलोचना की गई। गोविंदा की कॉमेडी में अक्सर ऐसा कंटेंट देखा जाता था जिसे फैमिली के साथ देखना ऑकवर्ड हो जाता था। फिल्मों में इनके कुछ डायलॉग्स और सीन इतने विवादित हो गए कि सेंसर बोर्ड को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये कैसी घटना घट रही है, बिना कारण फट रही है। इसके अलावा गोविंदा की फिल्म दूल्हे राजा और पार्टनर जैसी फिल्मों में इनके द्वारा निभाए गए कैरेक्टर्स की भी खूब आलोचना हुई। इन फिल्मों में इनके कुछ डायलॉग्स को महिला विरोधी और अश्लील माना गया, जिससे समाज के कुछ वर्गों ने नाराजगी भी जताई। अब इनको सड़ा हुआ प्याज सुंगाओ या फटा हुआ जूता, होश तो इनको इंटरवल के बाद ही आएगा। गोविंदा का एक और बड़ा विवाद तब सामने आया जब साल 2008 में इन्होंने अपने फैन को थप्पड़ मार दिया। ये घटना एक फिल्म के सेट पर हुई जहां एक फैन गोविंदा से मिलने आया था। गोविंदा ने उस व्यक्ति पर आरोप लगाया कि वो सेट पर अनुचित व्यवहार कर रहा था और महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणियां कर रहा था, जिससे गोविंदा को गुस्सा आ गया और इन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया। देखिए, आई डोंट कमेंट ऑन स्टूपिड कमेंट्स and I don't appreciate such a kind of हालांकि गोविंदा का ये कदम सेल्फ डिफेंस और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बताया गया, लेकिन ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। फैन ने गोविंदा पर मुकदमा दायर कर दिया और कहा
कि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया था। ये मामला कई सालों तक अदालत में चलता रहा और अंततः कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि गोविंदा को पब्लिकली उस फैन से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि गोविंदा ने बाद में इस घटना पर खेद व्यक्त किया, लेकिन ये विवाद लंबे समय तक चलता रहा। कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, फिल्म मेकर्स के साथ असहमति और फिल्म सेट पर इनके बिहेवियर ने इनकी इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया। कई डायरेक्टर्स ने इन्हें फिल्में देने से इनकार कर दिया और इन्हें इंडस्ट्री में वापस अपनी जगह बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ा। गोविंदा के करियर के उतार चढ़ाव और इनके जीवन में आए कंट्रोवर्सीज को देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि इनकी सफलता के साथ ही इनका जीवन मुश्किलों से भी भरा रहा। फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाई, लेकिन कंट्रोवर्सीज ने इनके करियर को काफी इफेक्ट किया। हालांकि गोविंदा ने हमेशा अपने विवादों को पीछे छोड़ते हुए अपनी एक्टिंग और डांसिंग से ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया। इनके विवादित जीवन के बावजूद इनकी पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग में कभी कमी नहीं आई। चांदी की साइकिल, सोने की सीट, आओ चले डार्लिंग। आज के समय में गोविंदा भले ही फिल्मों में नजर नहीं आते, लेकिन इनका स्टारडम और फैन फॉलोइंग जरा भी कम नहीं हुई है। इनकी डांसिंग और कॉमिक टैलेंट के साथ ही इनके अद्वितीय स्टाइल ने भी दर्शकों के दिलों में इन्हें जिंदा रखा है। गोविंदा अब अपने परिवार के साथ एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। हाल ही में इन्हें कुछ टीवी शोज और रियलिटी शोज में भी देखा गया, जहां इन्होंने अपने पुराने दौर को याद किया और अपने फैन से भी कनेक्ट किया। गोविंदा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, जहां ये अक्सर अपने फैन से बातचीत करते हैं और अपनी पुरानी यादों को साझा करते हैं। गोविंदा खुद भी अपने फैन से ये वादा कर चुके हैं कि ये एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी जरूर करेंगे। हालांकि इनके इस वादे के बाद भी कोई बड़ी फिल्म इनके खाते में अभी तक नजर नहीं आई है, लेकिन इनके फैंस आज भी इनके नए प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इनके रिसेंट फायरिंग इंसिडेंट की बात करें तो गोविंदा ने बताया कि जब ये अपनी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे, तभी अचानक रिवॉल्वर गिरकर फायर हो गई, जिससे गोली इनके घुटने में लग गई। पुलिस का कहना है कि रिवॉल्वर गिरने के बाद जमीन से टकराकर गोली चल सकती है, लेकिन गोली सीधे घुटने पर कैसे लग सकती है, ये सवाल जरूर उठता है। पुलिस की जांच जारी है और इस घटना के पीछे अभी तक सटीक कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं इस घटना ने न सिर्फ मीडिया में बल्कि गोविंदा के फैंस और जानने वालों के बीच भी हलचल मचा दी है। कई लोगों का मानना है कि गोविंदा किसी गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि गोविंदा अपने जीवन से निराश होकर इसे समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सवाल का सीधे तौर पर गोविंदा ने भले ही जवाब नहीं दिया हो, लेकिन कई सवाल अब भी हवा में लटके हुए हैं। क्या ये वास्तव में एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और गहरी बात छिपी हुई है? गोविंदा की हालिया घटनाओं और इनके करियर के संघर्षों को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि ये किसी पर्सनल या मेंटल स्ट्रेस से नहीं गुजर रहे थे। हालांकि इस तरह की किसी भी अटकलों पर विराम लगाने के लिए खुद गोविंदा ने सार्वजनिक तौर पर इस बात पर जोर दिया कि ये सिर्फ एक दुर्घटना थी और इसे किसी दूसरे पर्सपेक्टिव में न देखा जाए। गोविंदा ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते वक्त मीडिया से अपनी बात साझा की और इस पूरे हादसे को एक दुर्घटना करार दिया। हालांकि पुलिस ने अभी तक गोविंदा का ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया है। एक समय था जब इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स में गोविंदा को गिना जाता था और फिर ऐसा दौर भी आया जब इन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गईं। आज की युवा पीढ़ी गोविंदा को इनकी पुरानी फिल्मों से पहचानती है और इन्हें एक स्टाइल आइकॉन के तौर पर देखा जाता है। गोविंदा का सफर इंस्पिरेशनल रहा है। एक साधारण परिवार से आने वाले गोविंदा ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में जो मुकाम हासिल किया वो सबके बस की बात नहीं है। गोविंदा की जिंदगी के ये पहलू हमें यही सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर आपके पास टैलेंट है और मेहनत करने का जज्बा है तो सफलता जरूर मिलेगी। गोविंदा की कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं बल्कि एक जुझारू इंसान की है जिसने अपने हर स्ट्रगल को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया और शायद इसीलिए ये फैंस के दिलों में हमेशा हीरो नंबर 1 जरूर बने रहेंगे। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी गोविंदा से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।